हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस नज़म का तर्जुमा और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम इस नज़म का स्टैंजा टू स्टैंजा ट्रांसलेशन करते हैं और इसके बाद मैं आपको इसकी थीम के बारे में बताऊंगा कि शायर ने ये नज़म क्यों लिखी है और इसे आपकी किताब में क्यों शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहले इसे रीड करते हैं और तर्जुमा बताते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसके हैं, इसके बावजूद कि उसका घर गांव में है। वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा, बर्फ से ढके हुए इस जंगल को देखने के लिए। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. मेरे छोटे घोड़े को ये अजीब लगेगा कि मैं रुक गया हूँ, जबकि करीब कोई फार्म हाउस भी नहीं, यहाँ दरख्तों और जमे हुए चश्मे के दरमियान साल की सबसे तारीक शाम। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. वो अपनी लगाम की घंटियों को हिलाता है ये मालूम करने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हुई। वाहिद दूसरी आवाज़ हरकत की होती है, आहिस्ता हवा और गिरने वाली बर्फ़ के ज़र्रों की। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. जंगल खूबसूरत, तारीक और घने हैं, लेकिन मुझे वादे पूरे करने हैं और सोने से पहले मीलों जाना है, और सोने से पहले मीलों जाना है। अच्छा, अब इस पोम की थोड़ी सी हम थीम के बारे में बात करते हैं और मैं ख़ुद से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस नज़म को आपकी कोर्स में क्यों शामिल किया गया है। इस नज़म में जो राइटर है या जो पोइट है या जो स्पीकर है वो दरअसल मेरे ख़्याल से घोड़े को अपनी फीलिंग से तशबीह दे रहा है, यानी वो रुकना चाहता है, इस नज़ारे को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसकी फीलिंग्स और उसकी सोच उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल तक पहुंचने से पहले उसे आराम नहीं करना चाहिए या ऐसे एंजॉयमेंट के कामों में अपना वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसमें आपके लिए सबक है कि पढ़ाई के दौरान आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाई से रोकेंगी, आपको उन चीज़ों से गुज़रना है, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी मंजिल इन छोटे से एंजॉयमेंट की चीज़ों से कई बड़ी है, जहाँ पर पहुंचकर आपको एंजॉयमेंट की ये चीज़ें भी मिल सकती है और आप अपनी मंजिल को भी पा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपकी फीलिंग्स को आपकी मंजिल की तरफ होना चाहिए कि अगर आप किसी तरह से भटक भी जाओ तो आपकी फीलिंग्स आपको आपकी मंजिल, आपके गोल के बारे में याद दिलाए। आइए अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले है ए अंडरस्टैंडिंग द पोम, यानी इसमें कुछ सवालात पूछे गए हैं जिनके जवाब देते देते आप इस पोम को समझ जाएंगे। क्वेश्चन ए, टू whom did the woods belong, यानी ये दरख्त, ये जंगल किसका था। आंसर, द वुड्स बिलोंग टू अ मैन हु लिव्ड इन अ विलेज, ये जंगल एक ऐसे आदमी के थे जो गांव में रहता था। बी, डिड द राइडर सी अ फार्म हाउस। आंसर, नो ही डिड नॉट। क्वेश्चन सी, ड्यूरिंग विच सीजन और मंथ डू यू थिंक दिस इवेंट टुक प्लेस, गिव अ रीजन। आंसर, this event took place in winter, probably December. It was snowy and it was the darkest evening. This suggests that it was the longest night of the year. यानी ये वाक़या कब पेश आया, किस महीने में, और इसकी वजह भी बताए। तो ये इवेंट ग़ालिबन विंटर में आया था, दिसंबर में, क्योंकि उसने कहा था कि स्नोवी है तो विंटर है और ये डार्केस्ट इवनिंग है साल का। तो डार्केस्ट इवनिंग शायद कह रहा है कि सबसे लंबी जो रात थी ये वो रात थी। इससे पता चलता है कि ये
साल का दिसंबर का महीना था, क्योंकि उन इलाकों में दिसंबर के महीने में सबसे लंबी रात आती है। क्वेश्चन डी, व्हाट मूड और एटमॉस्फेयर डज दिस पोम क्रिएट? आंसर, this poem creates a mysterious atmosphere. The speaker stops at a place where there is no farmhouse. The poem also shows loneliness. The weather conditions are seriously cold, which do not allow most people to come out of their houses. अच्छा, इस पोम का मूड क्या है या इसमें जो हालत पैदा की गई है वो क्या है? तो इसका मूड मिस्टीरियस है, यानी अजीब है। स्पीकर एक ऐसी जगह पे रुकता है जहाँ पे फार्म हाउस नहीं होता, और इस पोम से तन्हाई भी ज़ाहिर होती है, क्योंकि इसमें एक ऐसे मौसम का जिक्र किया गया है जिसमें आमतौर पर ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और वो अपने घरों में कैद रहते हैं या अपनी घरों तक महदूद रहते हैं। These questions are more difficult. Discuss them first. Question E. Why do you think the rider stopped by the woods? Answer. I think the rider is fascinated by the beauty of the cold night, deep woods and snowy weather. यानी आपके ख्याल में राइडर जो था वो वुड्स में क्यों रुका? तो मेरे ख्याल से वो इस ठंडी रात और इस घने जंगल और इस बर्फीले मौसम का उस पर असर हुआ था और उसने इसे अपनी तरफ खींचा था, इसलिए वो यहाँ रुक गया था। क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द हॉर्स पजल्ड? यानी घोड़ा क्यों हैरान था? आंसर, द हॉर्स वाज नॉट accustomed to stop at places where there was no house or farmhouse. It was night and they had miles to go. That is why the horse was puzzled. घोड़ा इसलिए हैरान था कि वो आदी नहीं था एक ऐसी जगह पे रुकने का जहाँ पर कोई घर नहीं था। रात थी और उन्हें मीलों तक सफ़र करना था, इसलिए घोड़ा हैरान था। क्वेश्चन जी, वेयर डू यू थिंक द राइडर वॉज गोइंग? आंसर, perhaps the rider has to reach his family to spend the winter with them, or perhaps he has to travel a very long distance before the spring arrives. इसका जवाब ये है कि शायद राइडर को या शायद जो स्पीकर है उसको अपनी फैमिली के साथ विंटर गुजारने के लिए, उनका साथ देने के लिए उनके पास जाना था, या शायद स्प्रिंग आने से पहले पहले, मौसम गर्मा और बहार की मौसम आने से पहले पहले उसे बहुत ज़्यादा लंबा फासला तय करना था। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न इन द पोम? डू ऑल द स्टैंजर्स हैव द सेम पैटर्न? अच्छा, राइमिंग आपने पढ़ा होगा, राइमिंग स्कीम या राइमिंग। राइमिंग ये होता है कि जब किसी पोम की हर लाइन में जो लास्ट वर्ड होता है, अगर उनकी आवाज़ एक जैसी हो, यानी लाइन 1 में और लाइन 2 में अगर उनकी आवाज़ एक जैसी हो, जैसे फॉल और थॉल, तो इनको राइमिंग कहते हैं। इस पोम को अगर आप देखें तो पहले थ्री जो स्टैंजर्स है उनका राइमिंग पैटर्न एक जैसा है, ए बी ए, यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन और फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड्स जो हैं वो उनके आवाज़ एक जैसे हैं, जबकि जो थर्ड लाइन है उसका डिफरेंट है। तो ए बी ए है पहले 3 स्टैंजर्स का। लास्ट स्टैंजा जो है उसका जो राइमिंग स्कीम है वो डिफरेंट है, वो सारे जो लास्ट वर्ड्स है वो हम आवाज़ है, ए इस तरह से है। अच्छा, इसी सेक्शन में तीसरा सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो 2 लाइंस दिए गए हैं इनको पढ़कर और इसके हिसाब से इन सवालों के जवाब दीजिए। ही गिव्स हिज हार्नेस, बिल्ड्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। इन लाइंस के रू से इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। हु इज़ द ही द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट? यानी ये ही कौन है जिसके बारे में पोइट बात कर रहा है? इसका आंसर है द ही इज़ द स्पीकर्स हॉर्स, यानी जो ही है ये स्पीकर का घोड़ा है। क्वेश्चन डी, व्हाट इज़ हार्नेस? हार्नेस क्या है? अ हार्नेस इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट्स विद स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज्ड टू कंट्रोल और होल्ड एन एनिमल। वागी पश्तो में आपने सुना होगा, उर्दू में इसको लगाम कहते हैं, लगामों को हार्नेस कहते हैं। क्वेश्चन सी, व्हाट इज़ द पॉसिबल मिस्टेक? यानी मुमकिना गलती क्या है? आंसर, द हॉर्स थिंक्स दैट द राइडर हैज़ पॉसिबली मेड अ मिस्टेक टू स्टॉप इन द मिडल ऑफ द वुड्स। घोड़ा समझता है कि राइडर ने गलती की है बिल्कुल जंगल के बीच में रुककर। देयर इज़ अ फार्म हाउस, देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर, पास कोई फार्म हाउस नहीं है। द हॉर्स थिंक्स दैट परहैप्स द राइडर हैज़ लॉस्ट इट्स वे।
हार समझता है कि राइडर ने गालिबन अपना रास्ता खो दिया है, यानी रास्ता भूल गया है। Section B, working with words. Question 1. Add the suffix y to these words and then use the new words, adjectives you have made in sentences of your own. अच्छा, suffix क्या है? Suffix जब हम किसी वर्ड के आखिर में एक हर्फ या एक लफ्ज़ लगाते हैं और इसका मतलब बदल जाता है, उसे suffix कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप use के साथ full लगा दो तो use का मतलब है इस्तेमाल करना या इस्तेमाल। जब आप इसके साथ फुल लगाते हो तो इसका मतलब मुफीद हो जाता है, यानी ये एडजेक्टिव बन जाता है और इसका मतलब मुफीद हो जाता है। इसी तरह अगर आप स्नो के साथ वाई लगा दो तो ये स्नोवी बन जाता है। स्नो का मतलब बर्फ़ है और स्नोवी का मतलब बर्फीला बन जाता है। तो फ्लफ़, फन, लीफ, शुगर और बिन के साथ हमने वाई लगाना है और फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। फ्लफ़, इसके साथ अगर हम वाई लगा दें तो ये फ्लफ़ी बन जाएगा। फ्लफ़ी का मतलब है नरम। आई बॉट अ फ्लफ़ी डॉल, मैंने एक नरम गुड़िया ख़रीदी। फ़नी, फ़न के साथ अगर हम वाई लगा दें तो इसका एन हमें डबल करना पड़ता है। वाई लगाकर फ़न मज़ाहिया को कहते हैं। शी लाइक्स फ़नी स्टोरीज़, उसे मज़ाहिया कहानियाँ पसंद है। लीफ के साथ अगर हम वाई लगा दें तो ये लीफ़ी बन जाता है और लीफ़ी का मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हो और खुशगवार मौसम हो जहाँ का। आई लाइक टू स्पेंड टाइम इन लीफी प्लेसेस, यानी मैं दरख्तों वाली जगह पे वक्त गुजारना पसंद करता हूँ। शुगर चीनी को कहते हैं और शुगरी जिस चीज़ में मीठा ज़्यादा हो या चीनी ज़्यादा हो उसे कहते हैं। सो डोंट ईट टू मच शुगरी फूड्स, यानी ज़्यादा शुगर वाली खाए 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 खाए। बेंड, बेंड के साथ अगर हम वाई लगा दें तो ये बेंडी बन जाएगा। बेंड का मतलब झुकना है या मुड़ना है, तो बेंडी, बेंडी जो है वो मोड़ों वाला हो जाता है। मलाखंड इज़ वेरी बेंडी, यानी मलाखंड बहुत ज़्यादा मोड़ों वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड द सफिक्स y to the following where possible. Not all the words can take the suffix y, so check in the dictionary and be careful about spelling changes. तो ये words है read, run, shade, close, shout, phone, wait, cold, snow and sun. इसके साथ हमने y लगाना है। हमें स्पेलिंग का ख्याल रखना है, किसी जगहों पर लास्ट लेटर को डबल करना पड़ता है और एक में स्पेलिंग में थोड़ी और भी चेंजेस आती हैं। तो आइए, रेड रडी बन जाएगा, RUDDY, रडी, यानी जो सुर्ख तरह का हो। रन, रनी, शेड, शेडी, क्लोज नहीं बनता, इसके साथ वाई नहीं लगता, शाउट के साथ भी नहीं लगता। सौन के साथ वाई लगाकर सौनी यानी खारदार बन जाएगा, खांठों वाला। वेट, वेटी बन जाएगा। कोल्ड इसके साथ नहीं लगता, स्नो, स्नोवी बन जाएगा और सन, सनी बन जाएगा। अब्रीविएशंस, अब्रीविएशंस कुछ अल्फाज को हम शॉर्ट लिखते हैं। जैसे आप अगर कंपनी को लिखते हो तो COM लिखते हो, इसको अब्रीविएशन कहते हैं। राइट अब्रीविएशन फॉर द फॉलोइंग, इन अल्फाज के लिए हमने अब्रीविएशंस लिखने हैं। मास्टर ऑफ साइंस MSc, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट SLC, ट्रेड यूनियन TU, Southeast SE, His or Her Majesty HM, Master of Arts MA, Doctor of Medicine MD, Doctor of Philosophy PhD, Bachelor of Education B.Ed. Next question है, write the short form or contractions of the following. इनके short forms या contraction लिखिए। जैसे I am, have not, they have, we are, cannot, they will, shall not, it is, they are, will not, I would, she will. I am का contracted form है am, have not का haven't, they have, they've, we are, we're, cannot, can't, they will, they'll, shall not, shan't, it is, its, they are, there. Section C, noun and verbs. Use the words in sentences of your own, once as a noun and once as a verb. Lion, surface, water, sense, shape, taste,
swim. Word 1. Lion. As a noun, draw a 3 centimeter line. As a verb, they lined the street with trees. यानी एक लाइन में लगाना या एक लाइन में लग जाना. Surface. Noun. The ball was on the surface of water. यानी सतह, पानी की सतह पर था. गेंद पानी की सतह पर था. Verb. The car surfaced few minutes later. गाड़ी थोड़ी कुछ मिनट बाद सरफेस पे आ गई. तो सरफेस का मतलब है सतह और सरफेस का मतलब सतह पर आना है, ऊपर आना. Water. Noun. We drink water. यानी पानी. Water. किसी चीज़ को पानी देना. We water our plants daily. हम रोज़ाना अपने प्लांट्स को पानी देते हैं. Sense. Noun इसका मतलब है हिस. We have 5 senses. और जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना हो, I sensed his anger. यानी महसूस करना. मैंने उसके गुस्से को महसूस किया. Shape. शक्ल. The ball was in round shape. यानी गेंद गोल शक्ल की थी. Shape as a verb. They shape tools out of stones. बनाना. Form. यानी वो स्टोन से अशिया बनाते थे. Taste. इसका बतौर नाउन इसका मतलब है जायका. It gave a nice taste. यानी ये अच्छा जायका देता था. Taste as a verb मतलब है इसका जायका देना या चखना भी कह सकते हो. The mangoes taste nice. यानी मैंगोज अच्छा जायका दे रहे थे. Swim as a noun. Let's go for a swim. चलो तैरने के लिए चलते हैं. तैरना. तैराकी. Swim. I can swim. यानी मैं तैर सकता हूँ. तो ये as a verb ये हो गया. अगला सवाल है state whether the underlined words are nouns or verbs. यानी नीचे जो underlined words है क्या वो nouns है या verbs है, ये बताइए. A. Time should not be wasted. यहाँ चूंकि time subject है जुमले का और जुमले का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, तो ये टाइम जो है ये नाउन है. वी कैन ईजीली टाइम हाउ लॉन्ग इट विल टेक बाय यूजिंग स्टॉप वॉच. अच्छा, इसमें टाइम एज अ वर्ब है. आप आसानी से देख सकते हैं कि ये वी कैन ईजीली हम क्या कर सकते हैं, यानी कुछ करना है, इससे जाहिर होता है, तो ये वर्ब है. द फ्लाइज सिटल्ड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. यहाँ पर फ्लाइज नाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट है. वैसे भी मक्खियों को कहते हैं. जब ये वर्ब के तौर पर ही फ्लाइज टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज ईच ईयर, वो बेशुमार मुख्तलिफ ममालिक को हर साल उड़ कर जाता है. तो उड़ना ये एज अ वर्ब है. वी रेंट एन अपार्टमेंट, यानी हम एक अपार्टमेंट पर किराया देते हैं. किराया देना एज अ वर्ब है. शी पेज रेंट फॉर हर अपार्टमेंट. वो अदा करता है, क्या अदा करता है? रेंट यानी किराया. किराया देना वर्ब है और सिर्फ किराया नाउन है. तो ये दूसरे जुमले में रेंट जो है ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है. उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को समझ गए होंगे. चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली जो वीडियोस मैं बनाऊँ वो खुद ब खुद आपके पास आए.